आज हम पढ़ेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी के बारे में। द फर्स्ट थिंग इज़ वर्क। अगर तुम्हारे पास कोई एक बड़ा सा बॉक्स है, सपोज तुम्हारी अलमारी, अगर तुम उसे पुश करते हो और वो ना हिले, तो यहाँ पर तुमने उसमें फोर्स अप्लाई कर दिया लेकिन वो हिला नहीं। और अगर तुमने और ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया और वो हिल के एक डिस्टेंस कवर कर ले, एक डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले, तो यहाँ पे भी तुमने फोर्स तो लगाया लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट भी कवर हुई। दोनों जगह तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो, मतलब तुमने कोई ना कोई काम किया। इसका मतलब वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं। लेकिन तुम जानते हो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ पे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। और डॉट प्रोडक्ट करने के बाद अगर तुम्हें इन्हें नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है तो तुम्हें इन दोनों के बीच का एक एंगल निकालना पड़ेगा। मतलब सपोज तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट हुई है हॉरिजॉन्टली और तुम्हारी जो फोर्स अप्लाइड थी वो थोड़ा ऊपर की तरफ थी, 30 डिग्रीज पे अगर तुमने फोर्स अप्लाई करी तो तुम्हारी तो यहाँ पे वर्क अलग हो जाएगा, तुम्हारा पूरा आउटकम नहीं मिला तुम्हें। इसलिए यहाँ पे हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है कॉस थीटा। कॉस थीटा में थीटा जो एंगल होता है वो होता है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। द नेक्स्ट थिंग इज़, देखो भाई, अगर हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें स्केलर क्वांटिटी मिल जाएगी। तो एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही फैक्टर्स हैं। इसकी ऐसा यूनिट होती है जूल्स या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और इसकी डायमेंशनल फार्मूला होता है ml² t माइनस पावर ऑफ टी, दैट इज़ -2। उसकी CGS यूनिट होती है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, जिसको हम अर्ग भी बोलते हैं। अब 1 जूल जो होता है वो 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। आगे हम बात करेंगे नेचर ऑफ वर्क की। जो तुमने काम किया है उसका नेचर क्या है। देखो भाई, वर्क जो होता है वो बहुत पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो भी हो सकता है। इट ओनली एंड ओनली डिपेंड्स अपॉन द एंगल दैट इज़ थीटा। अगर तुम्हारे जो एंगल्स हैं, जो थीटा है, वो ऐसी जगह पर है जहाँ पे कॉस की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, तो उन जगहों पर तुम्हारा जो वर्क डन है वो पॉजिटिव हो जाएगा। दैट इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी एंगल्स आते हैं, अगर तुम्हारी थीटा की वैल्यू वो है तो तुम्हारा वर्क डन उस केस में पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव की बात करें तो तुम्हारा वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा अगर ये थीटा से ज़्यादा है और 270 डिग्री से कम है। और ये तुम्हारा वर्क डन जो है वो ज़ीरो हो जाएगा इफ़ द एंगल इज़ 90 डिग्रीज़ और 270 डिग्रीज़। अब एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस की बात आती है, तो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। अ पार्टिकल मूव अलॉन्ग द एक्स एक्सिस फ्रॉम x = 0 to x = 5 meters under the influence of force given by F = 7 - 2x + 3x square। वर्क डन यहाँ पे कितना है तुम्हें ये निकाल के देना है। अब देखो भाई, तुम्हें एक इक्वेशन दे रखी है और इक्वेशन के साथ तुम्हें x की वैल्यू भी दे रखी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, तो इसे सॉल्व करने के लिए एक अलग टेक्निक होती है और जिसको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के टाइप को हम बोलते हैं वर्क अंडर वेरिएबल फोर्स। यहाँ पे तुम्हें अगर इसे सॉल्व करना है तो तुम्हें इसे मल्टीप्लाई तो करोगे, लेकिन यहाँ पे तुम इसके साथ ही करोगे इसका इंटीग्रेशन के साथ इसमें लिमिट भी पुट करोगे। मैक्सिमम लिमिट ऊपर आएगी और मिनिमम लिमिट नीचे आएगी। दैट इज़, हमने इक्वेशन लिखी, उसका इंटीग्रेशन किया, मैक्सिमम लिमिट ऊपर, मिनिमम लिमिट नीचे। इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट जो कि 5 थी और मिनिमम जो कि 0 थी। अब यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट को पुट किया, माइनस किया मिनिमम लिमिट से, तो हमारा आंसर आ गया 65। एक और क्वेश्चन है, हमारे पास जो डिस्टेंस है वो है 20 मीटर्स, जो फोर्स है वो है 20 किलोवाट और जो एंगल है वो 60 डिग्रीज। यहाँ पे जी की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटेशन, और फिर हमें निकालना है वर्क डन। तो सबसे पहले तो हमें सोचना पड़ेगा यहाँ पे फोर्स जो कि W kg वाट है उसका मतलब क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट है तो मैं समझा रहा हूँ, तो जल्दी समझ लो। अगर तुम्हारे पास कभी दिया है kg वाट में कोई चीज़, तो तुम उसे मल्टीप्लाई करोगे g से, जिसकी वैल्यू तुम्हें गिवन होगी, या तो 9.8 कंसिडर करनी है या फिर 10 कंसिडर करोगे। और वहीं पे अगर वहाँ पे g वाट लिखा है तो उसका मतलब होगा ग्राम वाट, तो तुम्हें वहाँ पे उसे मल्टीप्लाई कर देना है 980 से। मतलब जो भी तुम्हारा फोर्स आ रहा है तुम उसे मल्टीप्लाई कर दोगे 980 से। तो इस क्वेश्चन में भी वैसे ही किया है। चलो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे जब वर्क डन था, एफ एस कॉस थीटा को हमने मल्टीप्लाई कर दिया जी से। जी की वैल्यू 10 थी तो हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ लिखी। कॉस थीटा जिसकी वैल्यू 60 डिग्रीज थी, हमने उसकी वैल्यू निकाली जिसकी वैल्यू हो जाती है 1/2। तो हमारे पास एंटायर टोटल आंसर आ गया 2000 जूल्स। ऐसे एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें फोर्स दिया है 1i कैप + 5j कैप + 7k कैप न्यूटन्स का, और साथ ही डिस्प्लेसमेंट दिया है 6i कैप + 9k कैप का।
तो हमें यहाँ पे वर्क डन निकालना पड़ेगा। अब तुम जानते हो वो जो वर्क होता है तुम्हारा वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एंगल वगैरह कुछ दिया नहीं है, वेक्टर फॉर्म में दे रखा है हमें, तो हम इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तुम जानते हो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट जब भी करोगे अगर आई का आई से मल्टीप्लाई है तो वो कंसिडर होगा, लेकिन अगर आई का जे के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो गया तो अगर आई का आई से मल्टीप्लाई है तो वो कंसिडर हो जाएगा, और आई का आई से मल्टीप्लाई बोले तो 1, और अगर के का के से मल्टीप्लाई है तो दैट इज़ 1, लेकिन 7 × 9 63 होता है। अगर आई का तुम यहाँ पे जे से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो 0 होता है, इसलिए यहाँ पे और वैल्यूज़ कंसिडर नहीं करी। एट द एंड तुम्हारा आंसर जो आया वो था 63 + 6 जो कि हुआ 96 जूल्स। वन मोर सिमिलर क्वेश्चन, तुम्हारे पास फोर्स है 10 न्यूटन्स का, डिस्टेंस है 5 मीटर्स हॉरिजॉन्टल, और डिस्टेंस एक और है वर्टिकल में जो कि है 10 मीटर्स। तुम्हें निकालना है नेट वर्क डन। तो हम यहाँ पे इजीली से कर सकते हैं बाय फाइंडिंग द हॉरिजॉन्टल वर्क डन एंड वर्टिकल वर्क डन एंड देन जस्ट एडिंग दैट ऑल। तो यहाँ पर हम करेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ पर जो एंगल है वो एग्जैक्ट 90 है, और 90 पे 0 होता है, तो यहाँ पे जो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट था वो 0 हो गया क्योंकि कॉस 90 0 होता है। वर्टिकल में तुम यहाँ पे कॉस की वैल्यू 0 कर दो क्योंकि वर्टिकल ही तुम्हारी बाल्टी वर्टिकली ऊपर जा रही है, क्योंकि एक बंदा यहाँ पे लैडर से ऊपर चढ़ रहा होगा या फिर कुछ भी कर रहा होगा, वेट लिफ्टिंग कर रहा होगा डंबल से। तो तुम यहाँ पे कॉस 0 लिखोगे जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे मैक्सिमम है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो कि 0 कॉस थीटा के साथ था। यहाँ पे 10 × 10 हुआ 100 जूल्स। नेट करने के तुमने ऐड किया 100 + 0 जो कि 100 जूल्स आ गया। द नेक्स्ट थिंग इज़ पावर। ईजली पावर जो होता है वर्क अपॉन टाइम। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट होती है जूल पर सेकंड, और इसको हम बोल देते हैं वॉट। वॉट इसकी ऐसा यूनिट है, याद रखना। और इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है mL² T - Q। अब पावर को सीधे सीधे पढ़ने का कोई और तरीका नहीं है, ये सब डिवाइडेड है। तो फर्स्ट जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिकल कंसोलेशन, और इसको एक और चीज़ बोलते हैं जो कि होती है इलेक्ट्रिकल यूनिट। तुम्हारे घर में जो सप्लाई आती है इलेक्ट्रिसिटी की, तुम इसे नापते कैसे हो? यूनिट्स में, इलेक्ट्रिकल यूनिट्स में। ये वही चीज़ है। अगर तुम्हें इसे कैलकुलेट करना है तो ये कैलकुलेट हमेशा होगी किलोवाट आवर्स में, और 1 किलोवाट जो होता है वो होता है मल्टीप्लाई टू 1000 ऑफ वाट। देयरफॉर अगर हम इसे कैलकुलेट करना है तो हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले नंबर ऑफ़ इक्विपमेंट्स, उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेटिंग ऑफ पर इक्विपमेंट, उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ़ आवर्स, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ़ डेज़। यहाँ पर जो हम टाइम लेंगे वो आवर्स में लेंगे, और जो रेटिंग है वो किलोवाट में है। इसका तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पर रेटिंग ऑफ इक्विपमेंट से मतलब है तुम्हारा जो बल्ब होगा, तुम उसे जाके देखो तो उसमें एक रेटिंग लिखी होगी 5 वोल्ट या फिर 5 यूनिट पर आवर, ऐसे कुछ लिखा होगा उसके पीछे। तुम्हें उसकी रेटिंग वहाँ से पता चल जाएगी। अगर तुम्हें यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर निकालना है तो तुम्हें इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड देन यू विल गेट द इलेक्ट्रिक पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। अगर तुम रेंट पे रहते हो तो तुम अपने अप्लाइंस के ऐसे इलेक्ट्रिक पावर निकाल सकते हो इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करके और मल्टीप्लाई करके। और अगर तुम्हारा किराएदार तुम्हारे साथ धोखाधड़ी कर रहा है तो तुम पीट देना उसे। हाँ, अगर टाइम आवर्स में हो और रेटिंग वॉट में हो तो तुम्हें इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से। एक और क्वेश्चन है अपने पास, प्यारा सा क्वेश्चन है और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्वेश्चन है। तो हमारे 2 बल्ब हैं जो कि ऑपरेट होते हैं 8 घंटे एक दिन में, जिनकी रेटिंग है 5 वॉट हर एक की, और डेज़ हैं 30, एक महीने का ये हिसाब दे रहा है कोई ना कोई, जिसकी यूनिट 5 रुपये है, और इसका टोटल बिल भी हमें निकाल के देना और जिसकी यूनिट भी हमें निकाल के देनी है। तो हम पहले तो यूनिट निकालेंगे जिसमें हम करेंगे अप्लाइंस जो कि 2 हैं, ऑपरेटिंग आवर्स जो कि 8 आवर्स हैं, ऑपरेटिंग डेज़ जो कि 30 डेज़ हैं, और डिवाइडेड बाय 1000 क्योंकि रेटिंग वॉट की है। तो इसका ओवरऑल आंसर जो आएगा वो आएगा 0 मतलब 2.4 यूनिट्स। अगर इसके हमें बिल निकालना है तो इसका बिल का जो एक यूनिट का प्राइस था वो था 5 रुपीज़। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 2.4। हमारे पास एग्जैक्ट जो टोटल आंसर आया वो है 12 रुपीज़। यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हुई है 1 यूनिट की प्राइस लिखने में। एक्चुअली यहाँ पे जो ये रुपीज़ का साइन है ये आगे आएगा, डोंट माइंड दैट। आगे बढ़ते हैं। अगर हमसे कोई पूछ ले कि 1 किलोवाट आवर की यू में कितने जूल्स होते हैं तो हम उसे सीधा आंसर देंगे 3.6 × 10⁻6 जूल्स होते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ एनर्जी, एंड एनर्जी इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी जो होती है उसके लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन। देखो भाई, ये लॉ बोलता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, और यही असली में होता है। अगर तुम किसी माइक में कोई कुछ बोल रहे हो, सपोजिंगली तुम माइक पे स्पीच दे रहे हो अपने स्कूल में खड़े होकर, तो तुमने उसके अंदर एक साउंड एनर्जी दी
और फिर उसने उसको एम्पलीफाई किया, एम्पलीफायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी उसे मिली और उसको और लाउड बना दिया। तो उसमें एनर्जी आई, जो कि एनर्जी बाहर आई, मतलब उसके अंदर एनर्जी गई थी तुम्हारी और इलेक्ट्रिसिटी, और उससे जो बाहर आई वो भी एक साउंड एनर्जी थी, एम्पलीफाई हो गया। या फिर तुमने एक कार में फ्यूल डाला और उसने तुम्हें आउटकम दिया चलकर। फ्यूल भी एक एनर्जी है, उसका आउटकम देना भी एक एनर्जी है। जब देखो एनर्जी जो होती है ना वो दो तरीके की होती है। एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक जो होती है वो ड्यू टू मोशन होती है, मतलब कोई भी चीज़ अगर चल रही है तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक होगी। मैं तुम्हारे साथ अभी यहाँ बोल रहा हूँ तो मेरी पटर पटर जो मुँह चल रहा है वो एक काइनेटिक एनर्जी की वजह से चल रहा है। लेकिन वहीं पे पोटेंशियल एनर्जी, मैं तुम्हें यहाँ बैठ के जो समझा रहा हूँ, मेरे अंदर जो एनर्जी है तुम्हें समझाने के लिए जो कन्वर्ट हो रही है मेरी पटर पटर करने में, वो है ड्यू टू रेस्ट। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा रेस्ट के लिए होती है। अब हमें जाननी है वर्क एनर्जी थ्योरम। डेरिवेशन तो मैं तुम्हें करवाऊँगा नहीं क्योंकि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड मी, लेकिन उसकी एग्जैक्ट चीज़ मैं तुम्हें ज़रूर बता दूंगा, जो कि होती है वर्क डन जो होता है वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होता है। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी तुमने पहले अप्लाई करी होगी माइनस जो काइनेटिक एनर्जी, मेरा मतलब जो काइनेटिक एनर्जी तुम लोगों ने अभी अप्लाई करी है माइनस वो काइनेटिक एनर्जी तुमने पहले अप्लाई करी थी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में एक रिलेशन होता है। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv² और मोमेंटम होता है p mv², mv नॉट स्क्वायर। अगर इसमें रिलेशन निकालना हो तो वो होता है p² अपॉन 2m इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। अभी हम आगे करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, लेकिन उससे पहले हमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेनी चाहिए। अगर तुमसे कोई परसेंटेज चेंज पूछ ले तो उसको निकालने के लिए तुम्हें फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल करके उसको होल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, ये याद रखना। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है इफ़ द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज p and after some time its final momentum get increased by 20% with respect to p, then percentage change in the kinetic energy कितना होगा। क्वेश्चन तो ठीक है लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है विद रिस्पेक्ट टू p। तुमसे उसने एंटायर काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछी है, उसने सिर्फ p के रिस्पेक्ट में कितनी एनर्जी बढ़ी वो पूछा है। तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तुम्हारी इनिशियल मोमेंटम को p मान लो तो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p² अपॉन 2m। अब तुम्हें निकालना था कि कुछ देर बाद यहाँ पर कितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो तुमने उसे देखा जो कि वहाँ पे हमको गिवन है 20% ऑफ इनिशियल। तो तुम्हें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20/1000 20/100 मल्टीप्लाई टू p, 20% है ना इसलिए, तो ये हो गया 2.p 0.2p। ठीक है आगे देखते हैं। ke सेकेंड, जहाँ पर 20% और इंक्रीज़ हो चुकी है, यहाँ पर जो है हमें p में तो 20% इंक्रीज़ का यहाँ पे हमें करना पड़ेगा p + 0.2p। यहाँ पे हम जब भी निकालते थे उसका स्क्वायर करते थे, ऊपर जैसे तुमने फॉर्मूला देखा तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करना ही पड़ेगा, और होल डिवाइडेड बाई 2m। ये हो गया 12 मतलब 0.2p अपॉन 2m। इसका स्क्वायर करने के बाद ये हुआ 1.44p अपॉन 2m। अब परसेंटेज चेंज निकालना है तो हमने ऊपर फॉर्मूला देखा था कि था फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाई टू 100। हमारे पास यहाँ पे फाइनल है 1.44p² अपॉन 2m माइनस इनिशियल था p² अपॉन 2m, डिवाइड किया p² अपॉन 2m से और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो इंटायर आंसर आया 44%। दिस इज़ होमवर्क फॉर यू, ये कंप्लीट करके जल्दी से लेके आना या फिर कमेंट में आंसर बता देना। तो आगे चलते हुए अपने पास एक पैरा क्वेश्चन में लिखा है अ बॉडी ऑफ मास 4 kg इनिशियली एट रेस्ट इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 16 न्यूटन्स। अपन को निकालना है इसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ 10th सेकेंड। हमें यहाँ क्या दे रखा था, मास दे रखा था जो कि 4 kg है। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है जो कि 0 है, हमारे पास फोर्स है जो कि 16 न्यूटन्स है, और साथ ही हमारे पास 10 सेकेंड का टाइम भी दे रखा है। हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ mv²। हमें यहाँ पर अगर इसे अप्लाई करना है तो यहाँ पे हमें v की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हम उसे निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग द मोशन फार्मूला, और जो कि है v = u + at। u हमारे पास 0, a की वैल्यू हमें पता है और जो कि होगी यहाँ पे फोर्स = ma, और ma तो हमारे पास m तो है 4, फोर्स 16, तो a की वैल्यू भी 4 आ गई।
यहाँ से हमने निकाल दी ए की वैल्यू, टी की वैल्यू 10 दे रखी है, वी की वैल्यू 40 आ गई। इसको कैलकुलेट करने के बाद अब पोटेंशियल मतलब काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी, तो यहाँ पे हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। द एंड यहाँ पर एम वी स्क्वायर हमने किया, जिसका आंसर आ गया 3200 जूल्स। तो आंसर यहाँ हमारे पास 3200 जूल्स। आगे हम जानेंगे एनर्जी ऑफ मतलब एग्जांपल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर अगर हम किसी कील पे हैमर मारते हैं तो यहाँ पे हमारी काइनेटिक एनर्जी यूज़ होती है ताकि वो नील अंदर जा सके। हैमर की काइनेटिक एनर्जी उस कील के ऊपर लग रही है। द नेक्स्ट इज फास्ट मूविंग स्टोन हिट द विंडो। तुम क्रिकेट खेलते होगे गली मोहल्ले में, और अगर तुमने कभी किसी का कांच फोड़ा है तो तुम वहाँ पे ऑफकोर्स भागते होगे, लेकिन यहाँ पे जो साइंस लग रही है कांच फूटने के पीछे वो ये है कि जो खिड़की है वो स्टेशनरी है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। तुम्हारी बॉल में काइनेटिक एनर्जी वो उसमें जाके हिट करती है, वो अपनी एनर्जी पोटेंशियल में ट्रांसफ़र करती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी विंडो में वो काइनेटिक में ट्रांसफ़र होती है और फिर विंडो टूट जाती है। द नेक्स्ट इज बुलेट फायर फ्रॉम द गन। अगर तुम में से कोई एनसीसी में होगा या फिर कोई किसी में होगा तो तुम लोगों ने बुलेट तो फायर करी होगी। अगर नहीं करी तो कोई बात नहीं, आगे मौका मिल जाएगा, ना मिले तो तुम्हारी गलती, तुम्हारी किस्मत। बुलेट अगर फायर करी है तो देखना उसमें एक बैक फायर आता है, मतलब एक बैक फोर्स आता है फायर करने के बाद। तुम अगर गोली आगे मारो तो तुम्हें भी पीछे उसका एक जर्क लगेगा। यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी ही यूज़ आती है। द नेक्स्ट इज विंडमिल्स। विंडमिल्स में जो बड़े बड़े फैंस होते हैं उनके घूमने की वजह से काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे अप्लाई हो रही है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी बन पाती है। द नेक्स्ट इज टर्बाइन एनर्जी। टर्बाइन एनर्जी जो होती है वो डैम से बनती है। डैम्स भाई तुमने देखा है कि पानी स्टोर करने का काम होता है, लेकिन उसके साथ उसमें एनर्जी भी जनरेट होती है। नीचे एक तुमने देखा होगा कि हर समय थोड़ा बहुत पानी बहता रहता है। उस पानी के बहने का रीज़न ये है कि उसमें एक टरबाइन लगी हुई है। वो टरबाइन पानी के प्रेशर की वजह से घूम जाती है, जब घूमती है तो उसमें एक जनरेटर लगा तो उससे एनर्जी जनरेट हो जाती है। ख़त्म। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज पोटेंशियल एनर्जी। ये वो एनर्जी है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन की वजह से होती है या फिर उसी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है। ये है ना हमेशा कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में जब भी वो ऑब्जेक्ट मोशन में चल जाए। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, और अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन करने लग जाए तो ये पूरी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। इसको निकालते हैं हम mgh के फार्मूला से। अब तुमने बोला कि फार्मूला कैसे आया। सपोज तुम्हारी छत के ऊपर ईंट रखी हुई है, उस ईंट की तुमने देखी कितनी ऊंची हाइट है, मतलब कितनी हाइट पे वो रखी हुई है, तो यहाँ पे h वहाँ से आया। फिर एक उसी ईंट पे ग्रेविटेशन का फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे g वहाँ से आया, और ईंट का कुछ मास होगा तो ये m वहाँ से आया। अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी के कुछ एग्जांपल्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। पहला, डैम्स। डैम्स में देखना तुम पानी भरा होता है, ये जो पानी रोक रखा है ना उस पानी में पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अगर बाई चांस भगवान ना करे कोई डैम टूट जाए तो आसपास के पूरे गांव ऑलमोस्ट पूरा स्टेट बह जाएगा। स्टेट तो बहुत ज़्यादा हो गया लेकिन आसपास दूर तक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। तो अगर उसको काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट करनी तो डैम तोड़ना पड़ जाएगा। अब उसमें काइनेटिक में जब वो कन्वर्ट हो रही है इसका मतलब उसके पास पोटेंशियल रही होगी। द नेक्स्ट इज सारी की सारी बॉडीज़ जो कि रेस्ट में है। तुम सपोज खुद तुम्हारा कार होगी, बाइक होगी, स्कूटी होगी, टॉय भी होगा। तुम जब भी तुम उस कार, स्कूटी का टॉय को जब रेस्ट पे रखते हो ना तब उसमें होती है पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे ही वो मोशन में आती है तो उसकी सारी एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। अब हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं ना, याद रख लेना। फर्स्ट है स्प्रिंग। देखो भाई ये स्प्रिंग है, यहाँ पे एकदम नॉर्मल स्टेट में है, हमने इसको एलोंगेट किया, अब ये एक्स एलोंगेट हुई है। अपने अप्लाइड फोर्स जो था वो एफ था, अभी रिस्टोरिंग फोर्स जितना होगा वो भी एफ ही होगा। अगर हमें यहाँ स्प्रिंग का एलोंगेशन फलाना ठिकाना फोर्स कितना अप्लाई करेगा वो निकालना है तो उसका फार्मूला होता है एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, और यहाँ पे जो के है ना वो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, और के की जो वैल्यू होती है मतलब यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन्स अपॉन मीटर। द नेक्स्ट एग्जांपल इज बो एंड एरो। जब भी तुमने किसी तीरंदाज को देखा होगा तो वो पहले एरो को पीछे खींचता है बो में लगाने के बाद और शूट कर देता है। ज़्यादा कुछ नहीं, तुमने रामायण तो देखी होगी, ये वही है। द नेक्स्ट एग्जांपल इज स्प्रिंग, लेकिन स्प्रिंग वाली स्प्रिंग नहीं है, ये है चाबी वाली स्प्रिंग। स्प्रिंग दो तरह की होती है, एक हेलिकल स्प्रिंग और एक स्पाइरल स्प्रिंग। सॉरी फॉर द चेंज इन लाइट इंटेंसिटी, लेकिन यहाँ पर तुम आगे ध्यान दो, उस पर ध्यान मत दो। यहाँ स्प्रिंग देखा होगा तुमने, पहले जो घड़ी आती थी
जो तुम्हारे दादाजी के पास शायद हो या पिताजी के पास भी हो सकती हैं, उन घड़ियों को चलाने के लिए उनमें सेल नहीं लगते थे, उनमें लगती थी चाबियाँ। मतलब उनमें जो डायल होता था ना, उसे खींचना पड़ता था, घुमाना पड़ता था और दबा देना पड़ता था, और उसका टाइम सेट करो उसमें और वो घड़ी चलने लग जाती थी। या फिर तुम लोगों ने बचपन में वो चाबी वाले खिलौनों से खेला ही होगा, तुमने चाबी भरी खिलौने में और खिलौना अपना ढोलक बजाता है, या फिर खिलौना वाली कार होगी जो आगे चलती है। ये सारी स्ट्रिंग्स वहीं से आती है। अब आती है अपने पास बारी टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की। द फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये तो तुम्हें समझाने की जरूरत होगी नहीं। ग्रेविटेशन तुम्हें अपनी अर्थ अपने पास रख रही है, तुम्हें कहीं हवा में उड़ा नहीं रही, क्योंकि तुम्हारे पास एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स। द नेक्स्ट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। ये भी स्प्रिंग और इलास्टिक बैंड या फिर इन सब से रिलेटेड है। द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम बोलते हैं V=W/Q। अगर तुम किसी चार्ज को अपने पास रखो, तुम बात जानते हो चार्ज के ऊपर कोई ना कोई मैग्नेटिक फोर्स तो होगा ही। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो अट्रैक्शन का होगा नेगेटिव के लिए, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव के लिए नेगेटिव रिपल्शन होगा। तो अगर तुम किसी छोटे से चार्ज को दूसरे चार्ज की फील्ड में ले आओ ना, तो या तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा या तो वो रिपल हो जाएगा। अब उसी को निकालने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। हमारे पास अगला टॉपिक जो आता है वो है कंजर्वेशन फोर्स। कंजर्वेशन फोर्स वो सारे फोर्स होते हैं जो कि पाथ पर डिपेंड नहीं करते। मतलब तुम मैंने कैसे भी लाओ, कहीं से भी लाओ, उड़ा के लाओ, घसीट के लाओ या रेंगा के लाओ, चाहे पानी में ले आओ, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें पहुंचने से मतलब है। और एक्चुअली हम सबको भी ऐसे होना चाहिए, हमें अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने से मतलब होना चाहिए। कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि हमारा जो पाथ था वो कैसा था, हमने क्या स्ट्रगल किया। अपने स्ट्रगल को दूसरों के सामने शो करना एक कमज़ोर की निशानी होती है, लेकिन वहीं जो विजेता होता है, जो वॉरियर होता है, जो फाइटर होता है, वो सिर्फ अपनी सफलता को अपने पास रखता है और उसको दूसरों के सामने डिनोट ना करते हुए, दूसरों के सामने अपनी कोशिश को, अपनी पूरी मेहनत को रखता नहीं है, बस सामने जो चीज़ है उसको ज्वाइन कर लेता है। और ऐसे ही लोग होते हैं जो हमेशा अलग दिखते हैं। वॉट एवर, फ़िलासफ़ी गई भाड़ में, मतलब फ़िलासफ़ी बाद में बात करेंगे इसकी। हम देखते हैं कंजर्वेशन फोर्स। इट नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ, जो भी ये फॉलो कर रहा है, इसको सिर्फ एंड पॉइंट से मतलब होता है। ऐसे फोर्स कौन कौन से होते हैं? 3 तरीके के फोर्स हैं हमारे पास। ग्रेविटेशनल फोर्स, अब भाई तुम चाहे पानी में हो, स्पेस में हो, आसमान में हो या फिर कहीं पे भी हो, ग्रेविटेशनल फोर्स तो तुम्हारे ऊपर लगना ही है। दूसरा फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे भी देखो, चार्ज की बात करी थी मैंने ऊपर, ये वही फोर्स आ गया। और तीसरा है मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेट को किसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके आगे पीछे क्या है। अगर वो मैग्नेट है तो वो आयरन को खींचेगा, वो मेटल को खींचेगा। अब वो अलग बात है, कॉपर जैसे मेटल आ जाए तो उसको भगा देगा लात मार के, मतलब कि उसे खींचेगा नहीं। अगले आते हैं अपने पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये जो फोर्सेस होते हैं ये डिपेंड करते हैं पाथ के ऊपर। हमारे पास ऑलमोस्ट सारे के सारे फोर्सेस ही जो होते हैं वो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। और इनमें जो 2 मेन फोर्सेस हैं वो है फ्रिक्शनल फोर्स और विस्कोसिटी। विस्कोसिटी पानी के अंदर होती है, मतलब ये है ना एक तरीके से फ्रिक्शन ही है पानी के अंदर। और फ्रिक्शन खुद में, इसको अगर हिंदी में बोले तो एक घर्षण होता है। अगर हम ज़मीन पे चल पा रहे हैं, अगर हमारी जो ट्रेन चल रही हैं, हम खुद चल रहे हैं, हमारी कार चल रही है, हमारी बसेस चल रही हैं, जो भी ज़मीन पे चल रहा है वो एक्चुअली इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही पॉसिबल हो रहा है। ये फ्रिक्शन हमें स्लिप करने से बचाता है, और जब भी ये हमें स्लिप करने से बचाता है तो हमारे खुद का जो फोर्स होता है वो हमें आगे लेके जाता है। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होगा तो कोई भी चीज़ मोशन में नहीं रहेगी, जो चीज़ जहाँ है वैसे की वैसे रह जाएगी, जैसे पेड़ रहते हैं। खैर, ट्री ऑल्सो कीप मूविंग, बस हमें दिखता नहीं है कैसे मूव कर रहे हैं, कहाँ मूव कर रहे हैं। विस्कोसिटी, अगर तुम पानी में गिरते हो, अगर तुमने कभी तैरना सीखा होगा या फिर कभी पूल वगैरह में कूदे होगे, तो तुमने देखा होगा कि तुम ऊंचाई से पानी में कूदे और एकदम पानी के अंदर जो नीचे सरफेस है वहाँ आते आते तुम्हारी स्पीड कम हो जाएगी। ये इसलिए हुआ क्योंकि पानी में होता है फ्रिक्शनल फोर्स, और उस फ्रिक्शनल फोर्स को पानी के अंदर बोलते हैं विस्कोसिटी। सो तुम्हारा ये चैप्टर वर्क, पावर और एनर्जी पूरा ख़त्म हो जाता है यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड कीप स्टडिंग।